केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सी थ्योरीज मिली थी। उनमें से एक थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी कि फॉर्मेशन कैसे हो रही है, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई हमें कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप्स एंड ज्योमेट्रीज बताने में। तो जो मॉलिक्यूल्स की शेप्स एंड ज्योमेट्री थी वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए फेलियर का काम करने लग गई यहाँ पे। यानी ये थ्योरी हमें बता नहीं पा रही थी कि शेप कैसे होती है और ज्योमेट्री क्या होती है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ गया था और उस कंसेप्ट को आज हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब आया और उसने हमें बताया कि मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री कैसे होगी, ये कंसेप्ट टोटली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट हमें दिया था दो साइंटिस्ट ने। दो साइंटिस्ट में से एक का नाम था पॉलिंग एंड दूसरे का नाम था स्लेटर्स। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करनी होती है। हम सब जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसलिए हम वैलेंस शेल की बात करते हैं जब भी कहीं पे बॉन्डिंग की बात हो रही होगी। तो अब जब ऑर्बिटल्स की बात हो रही तो ऑर्बिटल्स भी हम वैलेंस शेल के लेंगे। तो जब बात कही यहाँ पे कि सिर्फ वही ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, वही ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी, तो एक शेल के अंदर के जितने भी ऑर्बिटल्स आते हैं उन सब की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में जब हमारे पास वैलेंस शेल होगी, उसके अंदर के वो ऑर्बिटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी मिक्सिंग होगी, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन से कहते हैं। तो हमें जो नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद, उन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनकी शेप और एनर्जी क्या होती है, सबकी सेम होती है। जितने ऑर्बिटल्स की हम मिक्सिंग करेंगे उतने ही हमारे पास क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद अपने अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते हैं। उनके अंदर अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं। हाँ, कुछ ऑर्बिटल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको पेयरिंग होगी, वो होंगे लोन पेयर्स। वो उन ऑर्बिटल्स के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोन पेयर की तरह एक्ट करेंगे, और जो सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें डोनर्स या भी सराउंडिंग एटम्स जो होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन देके पेयरिंग करेंगे, और उस टाइम पे वो बॉन्ड्स होंगे सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपके पास जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ लोन पेयर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं और सिग्मा बॉन्ड्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। लोन पेयर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक एटम के साथ बहुत सारे एटम्स बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो वो एटम्स जो सेंटर में होता है और उसके साथ बहुत सारे एटम्स ज्वाइंड होते हैं, उस एक एटम को, सेंटर वाले एटम को कहते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम, और जो सराउंडिंग्स में होते हैं उनको हम कहते हैं या तो डोनर्स या कहते हैं लिगेंड्स। ये लिगेंड्स या डोनर्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन देके पेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, तो आपके पास एग्जांपल जैसे है, यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल AB2 की फॉर्म में हो सकता है, AB3 की फॉर्म में हो सकता है, या फिर AB2C करके हो सकता है। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जहाँ पे जो एक होगा एटम सेंटर में उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और यही एटम के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। याद रखना, सिर्फ जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसी के ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी, बाकी जो कनेक्टेड एटम्स होंगे वो सिर्फ डोनर का काम करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास हम सिर्फ लोन पेयर्स और सिग्मा बॉन्ड को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये काउंट करते हैं। जब हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपलेस्ट फार्मूला आता है, जो कि है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस
सिग्मा बॉन्ड्स यानी लोन पेयर्स कितने हैं उनका नंबर और सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने हैं उनका नंबर, वो आपको देता है टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नंबर, जो आपको बताता है कि कितनी हाइब्रिडाइजेशन है और क्या हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन आपको कंसेप्ट देता है ज्योमेट्री का और शेप का, किसका, शेप एंड ज्योमेट्री का। तो इसलिए आपको क्या है यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है। आपकी जो ज्योमेट्री होती है इसमें जब हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, लेकिन ज्योमेट्री के थ्रू तो उसमें हम क्या करेंगे, सारे बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स की डायरेक्शन को हम काउंट करते हैं। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिर्फ शेप की बात करेंगे उस टाइम पे हम बॉन्ड पेयर्स की डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन लोन पेयर्स की डायरेक्शन नहीं लेते हैं। लोन पेयर्स का हम सिर्फ वेस्पर थ्योरी वाला कंसेप्ट समझ में रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं कि वो रिपल्शन शो करता है, उनकी डायरेक्शन हम नहीं बताते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आपको ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आगे हम बात करते हैं कि देखिए कैसे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी और आपके जो नए ऑर्बिटल्स होगा वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा और उसका क्या नाम होगा। तो ये जो ब्लू में यहाँ पे ऑर्बिटल्स आपके सामने दिख रहे हैं ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स, और आगे हमें मिलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। वो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे उन सब की एनर्जी और शेप और नेम क्या होगा, सेम होगा। अभी हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स हैं उनका नाम क्या है, डिफरेंट है, यानी एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल डिफरेंट है। आगे जाके जितने पी ऑर्बिटल और जितने एस ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे टोटल उतने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, उनका नाम भी जो जो कंबाइन करके हुआ उनके नाम पे डिपेंड करेगा। जैसे कि पहले वाले में एस और पी कंबाइन किया तो उसका उनके दो ऑर्बिटल्स मिले एस और पी को लेके, तो एस पी दोनों का नाम पड़ा। सेकंड केस में sp2 कंबाइन हुए तो sp2 नाम पड़ा। वैसे ही sp3 कंबाइन हुए तो sp3 करके नाम हुआ, और आगे जाके S1 P3 और D1 कंबाइन हुआ तो उसका नाम पड़ा sp3d, और आगे जाके S1 P3 और D2 कंबाइन हुए तो उसका नाम पड़ा sp3d2। तो इसकी बेसिस पे आपने देखा कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी मिल सकती है, sp sp2 sp3 sp3d2 sp3d3 sp3d करके, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है जिसको हम स्टीरिक नंबर फार्मूला के नाम से जानते हैं, जो है 1/2 ब्रैकेट VE प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। इसमें VE है सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, M है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल, C है कैटाइन का चार्ज और A है एनाइन का चार्ज। यानी अगर आपके पास प्लस चार्ज है तो उसको माइनस किया जाता है, और अगर माइनस चार्ज है उसको ऐड किया जाता है। ये फार्मूला हेल्प करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स और चार्ज स्पीशीज़ के हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने में। जब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है तो हमें बहुत से टाइप के एग्जांपल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे कुछ सिंपल होंगे, कुछ चार्ज स्पीशीज़ होंगे, चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके ऊपर लॉन पेयर भी होगा, और आपको बताया जाएगा कि भाई इस स्पीशी का इस एग्जाम्पल की हाइब्रिडाइजेशन हमें कैलकुलेट करके दो। जो फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज़ होती हैं उनको हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है, आपको हर चीज़ यहाँ पे दिखाई जाएगी, सिखाई जाएगी हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे निकालनी है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं कुछ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और इनके हाइब्रिडाइजेशन हम सिंपली जो ऑर्बिटल्स का थ्रू है वैसे भी कर सकते हैं और फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर है आपके पास चार्ज मॉलिक्यूल, जिसमें एग्जांपल दी मैंने आपको CO3 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव की। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ या फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज़ है आपके सामने एग्जांपल CF3 की, और एक एग्जांपल आपके सामने है CH3 की, जिनके ऊपर साथ में क्या लगा हुआ है, फ्री रेडिकल लगा हुआ है। जो आपके पास फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज़ होंगी इनमें आपके पास चार्ज भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। अभी तक जितना मैंने आपको बताया उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम करेंगे एग्जांपल्स की हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे निकालनी है। तो पहली एग्जांपल होगी सिंपल मॉलिक्यूल की, यानी ना फ्री रेडिकल प्रेजेंट है ना कोई चार्ज प्रेजेंट है, वाटर की, ठीक है। वाटर में H2O है और जिसमें आपके पास सेंट्रल मेटल जो है ऑक्सीजन है, सॉरी मेटल नहीं है, एलिमेंट है,
ठीक है। यहाँ पे ये मेटल का जो चीज़ है इसको माइंड से रिमूव कर देना। सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, जिसमें लिगेंड्स है हाइड्रोजन, और हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेना है। और हम जानते हैं कि बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंगे वो हम वैलेंस शेल की ही लेंगे, जिसको हम यहाँ पे बताते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम सब जानते हैं कि आपके ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, जो कि आपके फार्मूले में यहाँ पे देगा हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको मिल जाएंगे ऑक्सीजन को, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, सेम शेल के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, इसलिए एस जो है वो पी के साथ मिक्स करेगा और नए ऑर्बिटल्स बनाएगा, जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 पेयरिंग दिख रही है सेम एटम के इलेक्ट्रॉन्स की, यानी ऑक्सीजन के ही इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में है। तो ये जो पेयरिंग में अपने ही इलेक्ट्रॉन्स वो रखता है वो होते हैं लोन पेयर्स, और बाकी जो पेयरिंग होती है लिगेंड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने पे तो वो बनाते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसलिए लोन पेयर भी हो कंट्रीब्यूशन करता है हाइब्रिडाइजेशन में, और सिग्मा बॉन्ड्स भी। तो इसलिए आपके पास कितने कंबाइन किए हैं, एक एस और तीनों पी ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया है। तो जब 3 पी और एक एस ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करता है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3 करके, और टोटल आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp3 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 एंड sp3। अब बात करते हैं शेप एंड ज्योमेट्री की। मैंने आपको बताया ज्योमेट्री में हम सारी डायरेक्शंस लेंगे, यानी बॉन्ड्स की भी और लोन पेयर्स की। तो 4 डायरेक्शंस मिल रही हैं हमें, तो इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन जब शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर्स का हमने वेस्पर थ्योरी के थ्रू हमने पढ़ा कि लोन पेयर्स रिपल्शन करते हैं, तो रिपल्शन के थ्रू बॉन्ड्स में जो रिपल्शन आएगी सिर्फ बॉन्ड्स की डायरेक्शन लेंगे और आपको मिलेगी बैंड शेप। फिर हम फार्मूले के थ्रू बात करते हैं हाइड्रोजन के वाटर के हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। तो आपके पास वाटर एक न्यूट्रल एग्जाम्पल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मोनोवैलेंट में एग्जाम्पल आती है हाइड्रोजन की और हेलोजेंस की, एक्स यानी हेलोजेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, और मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन है तो मोनोवैलेंट 2 हैं हाइड्रोजन्स, इसलिए हम यूज़ करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ऑक्सीजन के, प्लस 2 हाइड्रोजन्स, और बनेगा 8/2, और डिवीजन के बाद आपके पास आएगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आपको नीचे दिया हुआ है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस हाइब्रिडाइजेशन में मिलते हैं, तो 4 वहाँ पर मिलते हैं जहाँ एक एस 3 पी के साथ कंबाइन करता है, यानी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं किस किस को कंबाइन करने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल मेटल है आपके पास कार्बन, जिसकी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की हम बताएंगे यहाँ पे ऑर्बिटल्स के थ्रू। एस में 2 है और पी में 2 है। आप सब जानते हो कि कार्बन जो है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर से लेगा। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए इसके पास, जो कि है नहीं, तो ये अनपेयर्ड करेगा किसी एक प्रोसेस के थ्रू, तो वो होती है एक्साइटेशन। तो आप क्या करेंगे, एक्साइटेशन करवाएंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से एस से एक इलेक्ट्रॉन उठ के पी में जाएगा, और अब आपके पास मिलेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सपोज किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है। आगे जाके आपको दिखेगा कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स अब मिलेंगे इसमें ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम दिखाते हैं आपका जो सपोज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो, जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन का अभी हमारे पास क्या है, पी में 4 होते हैं, यानी पी के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयरिंग करेंगे, पी के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयरिंग करेंगे ऑक्सीजन के जो सिंगली पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे पेयरिंग हो रही है। ठीक है, आपके पास कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ एक एक बॉन्ड तो बना दिया। जब आप जानते हैं 2 एटम्स के साथ बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड बन गया, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और अगर उन्हीं 2 एटम्स के बीच फिर से बॉन्ड बन रहा होता है तो वो बॉन्ड कहलाता है पाई बॉन्ड। और वही कंसेप्ट यहाँ पे सामने आया कि कार्बन और ऑक्सीजन ने एक एक बॉन्ड बनाया था जो सिग्मा कहलाया था, और एक और बॉन्ड बनाया दोनों ने, तो वो पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है,
तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनका एक पी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी 2 पी क्या करेंगे, सिर्फ पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या आएगा, सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर्स आता है। यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को। तो सिग्मा बॉन्ड में एस ने भी पेयरिंग करी और एक पी ने करी, बाकी 2 पी ने क्या किया, पाई बॉन्ड बनाए। तो पाई बॉन्ड को तो हम काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए आपके पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी एस और पी। ठीक है, तो S और P को जब कंबाइन करोगे तो आपको सामने आता है SP, यानी आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है SP और S एक ऑर्बिटल P एक ऑर्बिटल, तो 2 ऑर्बिटल कंबाइन करें तो आगे हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनका नाम होगा SP। तो आपका जो रियल में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो कौन से होंगे, SP होंगे। बाकी क्या कर रहे हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या आई आपके सामने, SP हाइब्रिडाइजेशन आ गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कार्बन डाइऑक्साइड वाली हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट फिर से रिपीट करके चेक करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको आप ज़रूर देखिएगा। अभी तक हमने देखा 2 एग्जाम्पल सिंपल मॉलिक्यूल्स के लेके, अब हम बात करेंगे चार्ज स्पीशी की एग्जाम्पल कि चार्ज स्पीशी की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्टीयरिंग नंबर वाला फार्मूला। हम जानते हैं कि सल्फर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और ये एनाइन है तो चार्ज है -2, तो इसको ऐड किया जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, जिसके बाद आपको आता है 4 ऑर्बिटल्स और आप जानते हैं कि 4 ऑर्बिटल्स आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल होगी, चार्ज स्पीशीज की एग्जांपल होगी। अब हम बात करेंगे उन स्पीशीज़ की जिनमें फ्री रेडिकल पाया जाता है। ठीक है, कि उनकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता करेंगे। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ वीडियो में बताई गई है, बस आप देखते जाइए। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के नाम से जाना जाता है उन स्पीशीज़ को जिनके अंदर होते हैं आपके पास फ्री रेडिकल्स। आपके पास जो फ्री रेडिकल स्पीशीज़ होंगी वो 2 टाइप की होंगी, यानी 2 तरीकों की होंगी, जिनमें एक तो जिसके पास सिर्फ ऑड फ्री रेडिकल होगा, और फ्री रेडिकल किसी चार्ज के साथ भी हो सकता है, विदाउट चार्ज भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिफरेंट कंसेप्ट अप्लाई करवाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डिफरेंट कंसेप्ट लगेगा। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ होंगी जिनमें लोन पेयर्स होंगे। बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ विद पॉजिटिव चार्ज की। इस टाइम पे जब हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी होती तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो आपके पास नंबर ऑफ रेडिकल होता है, यानी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड को तो हम काउंट करते हैं, साथ में यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल का नंबर भी काउंट कर देंगे और वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन जब आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है इस टाइम पे हम सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को ही काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, यानी फ्री रेडिकल को काउंट नहीं किया जाता है जब आपके पास फ्री रेडिकल स्पीशी विद नेगेटिव चार्ज होगी। या आपके पास अगर जिस टाइम पे कोई चार्ज नहीं होगा तो सिंपली आप फार्मूला अप्लाई करोगे। देखिए पॉजिटिव चार्ज वाले की फार्मूला यहाँ पे हमने एग्जांपल दी है CF3 पॉजिटिव फ्री रेडिकल, और इसमें हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है F, और एक है आपके पास रेडिकल, इसलिए आपके पास आते हैं 4 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आती है आपकी sp3। ठीक है, समटाइम्स आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी जहाँ पे लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट था और होमोलिटिक फिशन करी, और अब आपके पास लोन पेयर के साथ साथ क्या है स्पीशीज़ में, उस मॉलिक्यूल में, उस एग्जांपल में एक फ्री रेडिकल भी आएगा। जैसे आप अमोनिया की एग्जांपल हो, वहाँ पे एक आपके पास लोन पेयर तो होता ही है, लेकिन अगर होमोलिटिक फिशन करवाओगे तो उसके पास एक फ्री रेडिकल भी आएगा। अब उस टाइम पर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करें, तो उस टाइम पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर आपके पास जो सिंपल फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का, यानी लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स, उसी को अप्लाई करना है। यहाँ पे हम जो फ्री रेडिकल आता है उसको काउंट नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको 4 स्पीशीज़ का भी अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, फ्री रेडिकल वाले सिस्टम का भी, और बाकी तो सबको ईजिली आता ही है। तो इसके साथ साथ शायद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।